Wait, I'll open my slide. I mean, PPT. Now this is again. We are still on first chapter, Financial Services Management. We had covered meaning, scope with traditional activities and modern activities. We have started with classification of financial services. And in that we could only cover fund-based services. I think we had started fee-based services. अब जो फी बेस्ड सर्विसेज होती हैं उसमें डायरेक्टली फंड इन्वॉल्व नहीं होता है, ये हमने पहले भी सीखा है. आवाज आ रही है सबको प्रॉपर्ली? Yes, ma'am. Yes, ओके ma'am. ओके. वेट, आई विल स्टार्ट ऑफ. ये आज मेरा लैपटॉप थोड़ा स्लो रिस्पॉन्ड कर रहा है. यहाँ पे पेस्ट होते हैं. Okay, now I hope you remember we had started with fee-based services, and the Yes, first ma'am. one was, yes, and the first one was issue management. Now, I hope you remember what was issue management. Everything related to issue of shares, issue of capital. So, my financial intermediary who has been appointed, he will look after to all the process of issue, process of capital, and how much price it should be issued, what should be the underwriting commission, who should be the underwriter, how to obtain approval from SEBI, and during this process he has to follow all the SEBI guidelines also. I hope you remember. This was short. हम लोगों ने इसको थोड़े शॉर्ट में इसको रिवाइज कर लिया. ठीक है, ये सारी पॉइंट भी की थी. कैटेगरीज थी हमारे इशू में. पब्लिक इशू यानी कि पब्लिकली हमने इशू करना है. राइट्स सिर्फ हमारे खुद के एम्प्लॉइज के लिए इशू करना है, या फिर प्राइवेट होगा. अभी हमने प्रोसेस भी किया था, इफ यू रिमेम्बर. एक्टिविटीज की थी. अब आगे आते हैं पोर्टफोलियो. पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या होता है? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इज, अभी देखो आप लोगों ने ना म्यूचुअल फंड किया हुआ है. म्यूचुअल फंड्स में भी तो पोर्टफोलियो ही होता है. अब देखो क्या होता है पोर्टफोलियो. आपने अगर सपोज यू हैव ₹5 lakhs in your hand and you want to invest it because you have a child and you want to invest it for him or her, for your child, for his or her क्या कहते हैं, एजुकेशन. ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए आप प्लान कर रहे हैं कि मुझे आगे चल के लाइक 5 to 8 years के बाद अगर पैसे कम पड़ गए इसकी एजुकेशन के लिए, तो मैंने ये सेविंग्स करके रखनी है. ठीक है, सो यू थॉट जो मेरे पास 5 lakhs rupees है, why not to save this, why not to invest it somewhere जिसमें से मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, एक्सेट्रा. मतलब ये पैसा बढ़ेगा. यू थॉट अबाउट दैट. तो आपने सोचा ये 5 lakhs में कहाँ लगाऊं. अब आपको दिख रहा है बहुत सारी कंपनीज हैं जहाँ पे मैं शेयर्स खरीद सकती हूँ. बहुत सारे कंपनीज हैं जिसको मैं डिबेंचर्स के फॉर्म में लोन दे सकती हूँ, बॉन्ड्स के फॉर्म में लोन दे सकती हूँ. गवर्नमेंट के ट्रेजरी बिल्स गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज खरीद सकते हैं. ट्रेजरी बिल्स तो खैर कमर्शियल बैंक भी खरीद सकती हैं, बैंक गवर्नमेंट के.
पर हम लोग तो ये खरीद सकते हैं, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स खरीद सकते हैं हम, लेकिन उसमें इंटरेस्ट थोड़ा कम होता है। तो आपने सोचा नहीं कहीं और अच्छी जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं क्या? आपने सोचा बैंक में एफडी करा दे, प्राइवेट बैंक में एफडी करा दे, उसमें इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है। अब आपके पास देखो कितने ऑप्शंस हैं। ये 5 लाख रुपीज आप कहाँ डालोगे बताओ? चलो आंसर दो आप अपने हिसाब से, आपको क्या अच्छा लग रहा है ये सारे ऑप्शंस में से? सो मेनी ऑप्शंस। किसी कंपनी का सीओडी खरीद लिया, सीओडी मतलब सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, जिसपे आपको इंटरेस्ट मिलता है। शेयर्स खरीदना, डिविडेंड मिलता है। डिबेंचर्स खरीद लेना, जिसमें इंटरेस्ट मिलता है अच्छा खासा, जहां से ज्यादा रिटर्न्स मिलेगा। वही तो कह रही हूँ, आपके हिसाब से कहाँ से ज्यादा रिटर्न्स मिल रहा है, प्राइवेट में कि गवर्नमेंट में? प्राइवेट में, ठीक है। चलो मैंने ही आंसर दे दिया। अब आप मुझे बताओ, प्राइवेट में भी तो बहुत ऑप्शंस हैं। प्राइवेट कंपनी में एफडी करवा दूं, पब्लिक डिपॉजिट ओपन करवा दूं, प्राइवेट कंपनी का सीओडी ले लूं, सीओडी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होता है, ठीक है। प्राइवेट कंपनी के शेयर, अब प्राइवेट कंपनी के शेयर्स लूं तो कौन से शेयर्स, प्रेफरेंस की लूं, प्रेफरेंस लूं की इक्विटी ले लूं? देखो कितने सारे ऑप्शंस हैं। अच्छा कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करूं, अगर शेयर्स में इन्वेस्ट कर रही हूँ तो कितने सारे ऑप्शंस हैं। अब 5 लाख तो मेरे पास ये एक ही अमाउंट है ना, 5 लाख। ऐसे तो नहीं मेरे पास 5 लाख के चार चार टुकड़े हैं, 20 लैक्स हैं, नहीं। ये तो मेरे पास 5 लाख ही है। तो अब मैं लगाऊं कहाँ पैसे, कौन सा ऐसा ऑप्शन चूज करूं जहां पे मेरे पैसे बढ़े, रिटर्न बढ़े? सी, if you block your money into one security, into one in type of investment, and if that one type of investment is I mean not playing good role in the market. Suppose if that particular investment is not playing good role in the market, so whole of your 5 lakhs rupees will be will be burnt. आपका जो पूरा का पूरा 5 लाख है, 5 लाख रुपए है, वो चला जाएगा, डूब जाएगा, लॉस हो जाएगा। समझ आ रहा है क्यों लॉस हो जाएगा? क्योंकि आपके पास थे ही 5 लाख, और वो भी 5 लाख आपने जिस शेयर्स में लगाए थे ना, वो शेयर्स डूब गए, वो कंपनी डूब गई, तो सारा का सारा 5 लाख डूब गया, है ना? तो इसलिए इन एक एक सिस्टम निकाला गया जिसको बोलते हैं पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या मतलब क्या होता है? rather than investing whole money into one security, into one type of asset, you invest that particular amount of money into different securities. Example, you have 5 lakhs rupees. Rather than putting whole of the amount in 5 lakhs, whole of the amount in particular security, divide that rupees 5 lakhs into, like, say example, 1 lakh rupees. So you have now 5 different parts. 1 lakh rupees into shares of a particular company, 1 lakh rupees into a government bonds, 1 lakh rupees into FD in bank, in a good bank, okay, who is playing good role in the market, and then another 1 lakh rupees maybe COD, and another 1 lakh rupees maybe into private bank, and then you have opted for FD in that private bank. So you have divided that amount of money into different securities, not only different companies but different securities. आपने सिर्फ शेयर्स नहीं चूज करे हैं, अब आपने अपने पैसों को डिवाइड कर दिया। चलो मार्केट में अगर एक पर्टिकुलर 1 लाख रुपीस जो मैंने लगाया था एफडी, एक पर्टिकुलर 1 लाख लगाया था शेयर्स का, ये अच्छा रोल नहीं प्ले कर रहा है, पर बाकी के तो अच्छे रोल प्ले कर रहे हैं, बाकी का पैसा तो बढ़ ही रहा है ना। एम आई क्लियर? बाकी का पैसा तो बढ़ रहा है ना, आपका एक नहीं बढ़ रहा है, तो बाकी 4 तो बढ़ रहे हैं। अनदर 4 आर स्टिल सेफ। yes, another type of investments which I have seen into the different securities are playing good role in the market. They are well played in the market, and they are fetching me good amount of profit as well. So why should I worry? अगर अगर मेरा एक साइड का इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपीस
मुझे लॉसेस दे रहा है, तो बाकी के 4 लाख जो मेरे अलग अलग जगह पे लगे हुए हैं वो तो मुझे प्रॉफिट दे रहे हैं ना, तो इट्स ओके, मैंने बैलेंस कर दिया। अगर 1 लाख रुपीज में से मुझे लॉस हो गया 20,000 सपोज, ठीक है, और भी क्लेरिफाई हो जाएगा ये एग्जाम्पल से। अगर 1 लाख रुपीज मुझे लॉस दे रहा है 20,000 का, जहां पे मैंने ये 1 लाख रुपीज लगाए हैं, अच्छा, तो दूसरी जगह जो 1 लाख लगाए हैं ना, और तीसरी जगह जो 1 लाख लगाए हैं, और फिर फोर्थ इन्वेस्टमेंट जो मैंने करी हुई है उसमें भी 1 लाख लगाए हैं, ये तीनों में से ना मुझे प्रॉफिट हो रहा है कितना, एक में से प्रॉफिट हो रहा है 30,000, दूसरे में से प्रॉफिट हो रहा है 40,000, और बाकी में से प्रॉफिट हो रहा है 50,000। तो इसमें से 20,000 तो रिकवर हो ही गया ना जो नुकसान हुआ था। 30, 40, 50, ये 3 इन्वेस्टमेंट्स हैं जो मैंने अच्छी जगह पे लगाई हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। तो कितना हो गया टोटल प्रॉफिट आपका? 30, 40, 70, 70 और 50, 120। तो 120 में से 20 का लॉस आप सेट ऑफ नहीं कर सकते हो, बियर नहीं कर सकते हो। 120 आपने कमाया, 20 लॉस हो गया पिछले वाले फर्स्ट वाले इन्वेस्टमेंट से, तो आपके पास हाथ में कितना बचा? 1 लाख का प्रॉफिट फिर भी आपके हाथ में है। 1 लाख प्रॉफिट। आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? यस, इज दैट इजी? ओके, चलो। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या होता है? पोर्टफोलियो मीन्स डिवाइडिंग मनी इनटू डिफरेंट सिक्योरिटीज। सो यू मेक अ ग्रुप ऑफ सिक्योरिटीज. You don't invest whole amount in one type of investment, one type of security. Rather, you divide the money into different securities. So portfolio management is an art and science of making decisions about investment mix. So very important. Investment mix means dividing money into different type of investments. Therefore, you have mixed. You have taken the investment into mixed form. Some things are, some amount is invested in shares, some amount is invested in government securities, some amount is invested in bank FD. Am I clear? Some amount is invested in a company keeping fixed deposit there or public deposit there, है ना? समझ आ रहा है? Matching investments to its objectives. But you have to understand that if I'm dividing my money into different investment securities, I have to see whether my objectives are met or not, whether my objectives are actually achieved in the future. समझ आ रहा है? My objective should not be lagged behind. मतलब मेरे जो ऑब्जेक्टिव्स थे ना, अच्छा मेरी बच्ची की पढ़ाई के लिए मैंने रखे हुए हैं, मेरा जो बच्चा है उसकी पढ़ाई के लिए मुझे ये काम आएगा फ्यूचर में, मे बी आफ्टर 8 years, मे बी आफ्टर 10 years. तो आपका वो ऑब्जेक्टिव ब्रेक नहीं होना चाहिए इसकी वजह से। ऐसे आपको एलोकेशन करना है अमाउंट का। आई बात समझ में? ठीक है, तो रिस्क भी डिवाइड हो जाता है। अभी देखो आगे लिखा हुआ है, जब आप ये असेट को, असेट मतलब आपका 5 लाख आपकी असेट है ना, आपका 5 लाख आपकी, हाँ बराबर लिखा है, मैरिज के लिए या कुछ वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल होना चाहिए। जैसे मैरिज भी तो लॉन्ग टर्म है, लोग आज से सेविंग्स करते हैं कि मैंने ना 15 साल के बाद शादी करनी है, तो अपने पैसों से करनी है, पेरेंट्स से नहीं लेना है, तो आज से शुरू करेंगे। आफ्टर 15 years यू आर एबल टू इन्वेस्ट, आई मीन यू आर एबल टू सेव दैट मच अमाउंट ऑफ मनी जो शादी के लिए लगेगा 15 साल के बाद। ठीक है, वेरी गुड एग्जाम्पल। तो एसेट एलोकेशन ऐसे होनी चाहिए, आपके 5 लाख की एलोकेशन ऐसे होनी चाहिए, सो दैट रिस्क कैन बी बैलेंस्ड विद द परफॉर्मेंस। दैट मीन्स अगर एक में से नुकसान हो भी रहा है तो ऐसे नहीं 5 में से नुकसान हो, 4 में से, ऐसे बैलेंस करो कि किसी में रिस्क बहुत ज्यादा भी लिया ना तो चलेगा, क्योंकि बाकियों में तो रिस्क कम है ना। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? रिस्क को बैलेंस करके चलना है, ऐसे नहीं सारे के सारे अलग अलग जो सिक्योरिटीज खरीदी है वो सारे के सारे रिस्की हैं, नहीं, एक रिस्की थोड़ा कम, एक थोड़ा ज्यादा भी रिस्की ले लिया तो चलेगा, क्योंकि अगर उसमें से बेनिफिट नहीं भी हुआ तो जिसमें रिस्क कम है उसमें से तो बेनिफिट हो ही रहा है ना, तो बैलेंस हो रहा है ना आपका। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट डिटरमाइनिंग स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, opportunities and threats in the choices of debt versus equity, domestic versus international, growth versus safety, and many other trade-offs encountered in attempt to maximize returns. जितना जितना रिस्क होगा, एपिटाइट मतलब
जितना जितना आपका रिस्क लेने की कैपेसिटी होती है, एपेटाइट बोलते हैं उसको। आप खाने की हर एक की कैपेसिटी अलग होती है। कोई 2 चपाती खा के भी आई मीन उसका पेट भर जाएगा, लेकिन कोई 4 खा के भी कहता है एक और दे दो, है ना। एपेटाइट कहते हैं उसको, तो कैपेसिटी। ठीक है, तो रिस्क की जितनी जितनी आपकी कैपेसिटी है उसमें आप देखिए कि आपके क्या 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 कहते हैं इसको, स्वॉट एनालिसिस कीजिए। स्वॉट मतलब स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। ठीक है, स्वॉट एनालिसिस करना है आपको कि मैंने क्या खरीदना है, मैंने कैसे अमाउंट को डिवाइड करना है। डेट में कि इक्विटी में, डोमेस्टिक कंपनीज में इन्वेस्ट करूँ कि बाहर की कंपनीज में, ग्रोथ कंपनीज चाहिए कि सेफ्टी चाहिए। ग्रोथ मतलब, ग्रोथ कंपनीज और सेफ्टी कंपनीज क्या होती है? ग्रोथ मतलब रिस्क ज्यादा होगा उसमें, जो आगे चल के ग्रो करेंगी। और सेफ्टी मतलब जो ग्रो हो चुकी है, ऑलरेडी सेफ है। और गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेफ, प्राइवेट नहीं। क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में क्या हो जाता है, पैसा, रिस्क कम होता है, पैसा भी कम होता है, इंटरेस्ट भी कम होता है, तो सेफ है ना, वो सेव कर रहे हैं आपको। लेकिन जहाँ पे ग्रोथ होने के ज्यादा चांसेस है, वहां पे रिस्क भी ज्यादा, रिटर्न्स भी ज्यादा। हाँ, समझ आया? ठीक है, उसके की एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, चलो देखते हैं। मतलब की एलिमेंट्स जब भी पॉइंट आ जाए ना, तब आप कह सकते हो कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पोर्टफोलियो की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? एसेट एलोकेशन, मतलब आपका पूरा पैसा क्या हो जाता है, डिवाइड डिवाइड हो जाता है अलग अलग रिस्क रिटर्न प्रोफाइल में, अलग अलग सिक्योरिटीज में। क्यों अलग करते हो आप? क्योंकि आपको आपके रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करना है और रिस्क को कम करना है। ऐसा मिक्स लेते हो आप, ऐसे इन्वेस्टमेंट्स ऐसा आई मीन मिक्स करते हो और सिक्योरिटीज खरीदते हो जिसमें आपका बेनिफिट हो। ठीक है, हाँ, रिस्क भी तो बढ़ जाता है ना। डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन मीन्स, डाइवर्सिफिकेशन क्या मतलब क्या होता है? वैरायटी, वेरी गुड। जब आप डाइवर्सिफाई करते हो मतलब आप वैरायटी चूज करते हो। ठीक है, तब आप क्या करते हो, अपनी असेट्स को ना ब्रॉडली क्लासिफाई करते हो कि थोड़ा पैसा इसमें, थोड़ा पैसा उसमें। तो रिस्क भी डाइवर्सिफाई हो जाएगा, रिवॉर्ड भी डाइवर्सिफाई हो जाएंगे। रिस्क मतलब जो आप रिस्क ले रहे हो कि ये पैसा डूब भी सकता है, बढ़ भी सकता है, तो ये रिस्क है, वो भी डाइवर्सिफाई हो जाएगा, वो भी डिवाइड हो जाएगा, वो भी स्प्रेड हो जाएगा। और रिवॉर्ड्स जो आपके रिटर्न्स हैं वो भी डिवाइड हो जाएंगे, वो भी स्प्रेड हो जाएंगे। तो बेसिकली स्प्रेड करना, बेसिकली उसको अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग सिक्योरिटीज में, अलग अलग कंपनी की सिक्योरिटीज में डिवाइड करना। समझ में आ रहा है? उसको एलोकेट करना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। डाइवर्सिफिकेशन हो गया। रीबैलेंसिंग, रीबैलेंसिंग का मतलब क्या होता है? समझो आपने 70% इक्विटी में डाल, देखो लिखा भी हुआ है, समझो आपने 70% इक्विटी में डाला, तो 30% आपने डाल दिया फिक्स्ड इनकम। जैसे प्रेफरेंस में से फिक्स्ड इनकम आती है, डिबेंचर्स में से फिक्स्ड इंटरेस्ट आता है। आई बात समझ में? या 80-20 के फॉर्म में कर सकते हो। थोड़ा तो बैलेंस करके चलो कि कहीं पे तो मेरा, अगर कहीं पे ज्यादा रिस्क हो गया तो दूसरी जगह कम हो जाएगा। ठीक है, ये हमने पहले भी क्लियर किया। ओके, तो यू हैव टू डिसाइड, यू हैव टू डिसाइड अ प्रॉपर रेशियो कि आपके हिसाब से आपका एपेटाइट कितना है रिस्क का। उस हिसाब से यू हैव टू डिसाइड व्हाट शुड बी द रेशियो, किसमें मैं रिस्क ज्यादा लगाऊं, किसमें मैं रिस्क कम लगाऊं। तो ज्यादा लगाना है तो इट शुड बी 70%, कम लगाना है तो 30%। तो 70-30 का आपने रेशियो बना दिया। ठीक है, अगर आपका एपेटाइट ज्यादा है रिस्क लेने का, तो 80% आपने लगा दिया इक्विटी में, क्योंकि आपको इक्विटी में से फिक्स्ड इनकम नहीं मिलती है। अगर मिलती है तो छप्पड़ फाड़ के मिलती है, और नहीं भी मिलती है तो बिल्कुल भी नहीं मिलती है। पता है आपको इक्विटी के बारे में, हमने 11th स्टैंडर्ड से की है, तो मैं ये डिस्कस नहीं करके बैठूंगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका, क्या कहते हैं, क्या किया हमने, ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। आप नहीं करते हो ये, आपके लिए प्रॉपर जो आपका फाइनेंशियल इंटरमीडिएट जो एजेंट होता है ना, वो आपको करके देता है, पूरा का पूरा आपका पोर्टफोलियो मैनेज करके देता है। हाँ, फीचर्स को हम की एलिमेंट्स कह सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स कह सकते हैं। हाँ, जिस एक्सपर्ट को नॉलेज होता है ना इस बारे में,
वो ही पोर्टफोलियो मैनेज कर सकते हैं आपका। कब खरीदना है, कब बेचना है, कौन से टाइप ऑफ सिक्योरिटीज मैंने खरीदने हैं, 5 लाख को किस किस में डिवाइड करना है ना। ये भी तो देखना है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, कब खरीदूं कब बेचूं, ये भी देखना पड़ता है उसको। तो बहुत सारी चीजें होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। कॉर्पोरेट काउंसलिंग, ये क्या चीज है? आपको पता है काउंसलिंग क्या, काउंसलिंग का मतलब क्या होता है? एक सिंपल वर्ड बता दो, काउंसलिंग का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू, एडवाइस, वेरी गुड। किसी को सलाह देना, सजेशंस देना, एडवाइस करना, गाइड करना। सबसे अच्छा वर्ड होता है गाइड करना, सबसे अच्छा और बढ़िया। एडवाइस भी रॉन्ग नहीं है, करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन अगर मैं एडवाइस को गाइड बोल दूं ना तो वो ब्रॉडर। एडवाइस क्या होता है? छोटा टर्म। गाइड क्या होता है? ब्रॉडर टर्म। गाइड मतलब आपने उसको सारी चीजें बता दी कि अच्छा ये रास्ता है, ऐसे जाना है, इसमें ये मत करना, और गाड़ी को ऐसी स्पीड में लेना, और बीच में एक हॉल्ट आएगा, वहां पे हॉल्ट ले लेना, नहीं तो उसके बाद बिल्कुल एक भी जगह नहीं मिलेगी हॉल्ट करने के लिए, है ना। एडवाइस में सिर्फ आपने एडवाइस दे दी, अच्छा ये रास्ते, यहाँ से चले जाना। ठीक है, समझ आई बात आपको? तो कॉर्पोरेट काउंसलिंग क्या होता है? कॉर्पोरेट कस्टमर्स को गाइडेंस देना कि कैसे आपको अपनी सिक्योरिटीज, अपने इक्विटीज, अपने डिबेंचर्स को पब्लिश करना, आई मीन इशू करना है, और कैसे फिक्स डिपॉजिट्स इशू करने हैं, कितना आपको लोन लेना चाहिए, कितना लोन नहीं लेना चाहिए। इससे ज्यादा लोन लिया तो आपकी कंपनी डूब जाएगी, इंटरेस्ट पे करते करते ही खत्म हो जाएगा प्रॉफिट। सारी चीजें, मतलब ऊपर से लेकर कंपनी के नीचे छोटी छोटी पॉइंट्स तक आपने क्या करना है, कंपनी को, कॉर्पोरेट कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज को गाइडेंस देना है, टू गुड, टू बिल्ड अप द गुड इमेज इन द मार्केट, to perform better in the market. समझ में आ रहा है? to be able to stand in the market, to be able to क्या कह सकते हैं उसको, survive with the competitors in the market। ठीक है, तो हर एक वो गाइडेंस जहाँ पे उनको नीड पड़ती है ना, वहां पे कॉर्पोरेट काउंसलिंग आ गया। अब कॉर्पोरेट काउंसलिंग क्या डिनोट करता है? एडवाइस प्रोवाइडेड बाय मर्चेंट बैंकिंग। अभी मर्चेंट बैंकिंग इसलिए तो होते हैं, आपको काउंसलिंग करने के लिए, आपका काम संभालने के लिए। पर किसका काम संभालने के लिए? बड़ी बड़ी जो कॉर्पोरेट कंपनीज होती है ना, उनका काम संभालने के लिए, टू एंश्योर बेटर परफॉर्मेंस इन द टर्म्स ऑफ इमेज बिल्डिंग, steady growth, good working, appreciation in the market value। इन सब चीजों को देखने के लिए कौन अपॉइंट होता है? मर्चेंट बैंकिंग की जो, देखो मर्चेंट बैंकर सिर्फ ये नहीं करता है, मर्चेंट बैंकर बैंकर के बहुत सारे रोल्स होते हैं, उसमें से एक रोल होता है कॉर्पोरेट काउंसलिंग। आई होप आपको समझ में आया। ठीक है, तो मर्चेंट बैंकर आपको सिर्फ कॉर्पोरेट काउंसलिंग तो एक सिर्फ पार्ट है उसका, उसके ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज का, उसके रोल्स का। ठीक है, कॉर्पोरेट काउंसलिंग भी करता है वो। तो स्कोप ऑफ कॉर्पोरेट काउंसलिंग, स्कोप क्या है इसका? द स्कोप ऑफ कॉर्पोरेट काउंसलिंग इज कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड द फुल रे। आपको कैपिटल भी स्ट्रक्चर करके देगा कि आपकी कैपिटल में ना डेट ज्यादा हो गया, कम करो डेट, बोरोड फंड्स को कम करो, इक्विटी को बढ़ाओ, प्रेफरेंस को बढ़ाओ, नहीं तो लॉसेस हो जाएंगे कंपनी में। वो आपको कैपिटल रीस्ट्रक्चर करके देता है, पोर्टफोलियो मैनेज करके देता है। ठीक है, वेंचर कैपिटल दिखाएगा कि कितना आपको कैपिटल की नीड है, तो वो करके देगा आपको अरेंजमेंट। किसका? वेंचर कैपिटल। पब्लिक इशू मैनेजमेंट, इशू मैनेजमेंट ये वही जो हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ी। देखो इसके कितने रोल्स हैं, देख रहे हो आप? पब्लिक इशू मैनेजमेंट भी करके देगा आपको ये। लोन सिंडिकेशन, कितने बैंक्स को मिलाकर आपको लोन मिल सकता है, वो भी ये देख लेगा, आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी बैंक में। अब ये देख लेगा कि कितने, 2 3 4 बैंक्स को मिलाकर मुझे 1 करोड़ का लोन चाहिए, तो कितने बैंक्स को मर्ज करके मैं लोन ले सकती हूँ। वर्किंग कैपिटल, रोजाना बिजनेस में कितने फंड्स की नीड पड़ेगी, उसके लिए भी गाइडेंस देगा आपको। फिक्स डिपॉजिट्स, कितना अमाउंट आप रेस कर सकते हो थ्रू फिक्स डिपॉजिट्स, वो भी आपको गाइड करेगा। लीज फाइनेंस, कितना आपकी कंपनी में होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, कौन से इक्विपमेंट्स कौन सी कंपनी के ज्यादा अच्छे हैं लीज करने के लिए। एक्सेप्टेंस क्रेडिट, मतलब कितना लोन लेना चाहिए।
However, counseling is limited to only opinions and suggestions, and any detailed analysis would form a part of specific service. हाँ, जो ये काउंसलिंग करेगा ना, वो सजेशन देने का काम करेगा. इससे ज्यादा अगर ऊपर उसने आपको गाइडेंस दिया ना, तो वो स्पेसिफिक सर्विसेज में काउंट होगा. ऐसा वो बोल रहे हैं. ठीक है, समझा? ये इतना ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको मीनिंग पढ़नी की कॉर्पोरेट फाइनेंस, सॉरी, कॉर्पोरेट काउंसलिंग क्या होता है. अब आ जाओ लोन सिंडिकेशन पे. लोन सिंडिकेशन क्या होता है? देखो, बड़े ध्यान से सुनना. हाँ, आपकी कंपनी है, आपको ना 1 करोड़ का लोन चाहिए. कितना लोन चाहिए? लिखो चैट बॉक्स में, लिखो, लेट मी सी. सुन रहे हैं कि नहीं? सारे लिखो, सारे लिखो. हाँ, वेरी गुड. 1 करोड़ का लोन चाहिए. वेरी गुड, नाइस. ओके, सो सपोज मेरी कंपनी को, ओके नाउ स्टॉप, लिसन मी. अब मेरी कंपनी को चाहिए 1 CR का लोन. मैं बैंक के पास गई. कौन सी बैंक के पास गई? समझो बैंक ऑफ इंडिया. ठीक है, मैं बैंक ऑफ इंडिया के पास गई. मैंने कहा 1 करोड़ का लोन चाहिए. मेरा अकाउंट उसके पास है. मेरा अकाउंट बैंक ऑफ इंडिया में खुला हुआ है. ठीक है, तो 1 करोड़. अच्छा चलो, गवर्नमेंट बैंक नहीं लेते हैं, हम ले लेते हैं प्राइवेट बैंक, कोटक महिंद्रा. ठीक है, प्राइवेट बैंक ले लेते हैं. अब कोटक महिंद्रा के पास गई मैं, तो उसने कहा कि 1 करोड़ का लोन चाहिए. इतना बड़ा अमाउंट. देखो, बैंक के पास भी तो इतना बड़ा अमाउंट होना चाहिए ना, कैश होनी चाहिए ना, क्योंकि अगर सारी कैश उसने आपको दे दी, तो कल को अगर उसका कस्टमर आएगा, बोलेगा मेरे ही अकाउंट में से मुझे विड्रॉ करना है पैसा, तो वो क्या बोलेगा? बैंक में पैसा नहीं है. कोई बैंक ऐसे बोलती है पैसा नहीं है? आपको अपना पैसा ही देने के लिए कोई बैंक मना करेगी क्या? आपका ही सेविंग अकाउंट है, उसमें से आप कभी पैसे निकालते हो तो कहती है बैंक मेरे पास पैसा नहीं है, सॉरी. देखो, एटीएम मशीन खराब हो सकती है, पर एटीएम मशीन ये नहीं बोल सकती बैंक के पास पैसा नहीं है. बात समझ आ रही है कि नहीं? दोनों के बीच में डिफरेंस है, समझो.